हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी रंजिशे इश्क भाग 18 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। कमरे का तापमान बढ़ चुका था। मृत्युंजय की भारी होती सांसें नैना के कान के पास टकरा रही थी। खुजली की जलन और अनचाहा एहसास मिलकर एक अजीब सा नशा पैदा कर रही थी। मृत्युंजय ने कहा, देखो कैसी आग लगाई है तुमने, मेरी रूह तक जल रही है। अब बताओ, क्या सजा दूँ तुम्हें? क्या तुम्हें भी इसी जलन का हिस्सा बना दूँ, या फिर अपनी इस बेताबी को तुम्हारी सिसकियों में दबा दूँ? नैना की आंखें बंद हो गई। उसने अपनी पकड़ और भी भींच ली। नैना को महसूस हो रहा था मृत्युंजय का दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है। उसने अपनी पकड़ और भींच ली। नैना को महसूस हो रहा था मृत्युंजय का दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है। उसकी बढ़ी हुई दाढ़ी जब नैना के गर्दन के संवेदनशील हिस्से पर अगर खा रही थी तो नैना की मुठ्ठियाँ उसकी शर्ट पर कस गई थी। वह उसे दूर धकेलना चाहती थी, लेकिन उसके शरीर ने जैसे बगावत कर दी थी। वह चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। उसकी हालत देखकर मृत्युंजय के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आई। वह उसके कान के पास झुकते हुए अपनी गर्म सांसें छोड़कर बोला, क्या हुआ स्वीटहार्ट? तुम्हारी सांसें इतनी तेज क्यों चल रही है? अभी तो मैंने इलाज शुरू भी नहीं किया है और तुम्हारी ये हालत हो गई। तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे तड़पाओगी और मैं तुम्हें यूं ही छोड़ दूंगा? मृत्युंजय की बातें सुनते ही नैना झटके से होश में आई। उसने पूरी ताकत लगाकर उसे जोर से धक्का दे दिया। मृत्युंजय पहले से ही रेडी था, इसलिए उसने खुद को संभाल लिया। नैना का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया था। उसे एहसास हुआ कि कैसे वह एक पल के लिए बहक गई थी और अब उसे मृत्युंजय की बातें उसके सीने में एक तीर की तरह चुभ रही थी। मृत्युंजय ने खुद को संभालते हुए एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर वह विजयी मुस्कान अब भी थी जो नैना को किसी जहर की तरह लग रही थी। वह अपनी शर्ट के बटन बंद करने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसकी नज़रें नैना के चेहरे पर जमे उन लाल निशानों पर थी जो शर्म और गुस्से से उभरे थे। नैना ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, उसकी आवाज़ में करवाहट और दर्द था। तुम बहुत गिरे हुए इंसान हो मृत्युंजय रनावत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की? इस खुजली के बहाने मेरा फ़ायदा उठाना चाहते थे? क्या समझ रखा है तुमने मुझे? माना कि तुम्हारी हर शर्त मानना मेरी मजबूरी है, पर इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं कि तुम मेरे जिस्म पर अपना अधिकार जताने चले आओ। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई मेरे करीब आने में? मृत्युंजय के चेहरे पर जो स्माइल थी, नैना का इल्जाम सुनकर वह गुस्से से तमतमा उठा। उसके जबड़े की हड्डियाँ भींच गई और उसने नैना की कलाई को इतनी जोर से दबोचा कि वह कराह उठी। उसकी आंखों में इस वक्त कोई भी मोह माया नहीं था। वह अपना एक एक शब्द चबाकर बोला, फायदा? कब उठाया तुम्हारा फायदा? खुद से पूछो नैना रघुवंशी की फायदा कौन उठा रहा था? ये जो ऊंचे सुर में बड़ी बड़ी बातें कर रही हो ना, पहले अपने दिल से तो पूछती। मेरे करीब आने से तुम्हारी धड़कनें क्यों रफ्तार में भाग रही थी? तुम खुद को मुझे महसूस करने से रोक नहीं पाई और अब इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। क्या यह भी मेरी कोई चाल थी या तुम्हारे अपने शरीर की बगावत? उसने नैना को झटके से अपनी ओर और भी करीब खींचा, इतना करीब कि उनके बीच की हवा भी रास्ता ढूंढने को मजबूर हो गई। मृत्युंजय गुस्से से कहा, रही बात तुम्हारे जिस्म की, तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हारी हर सांस पर मेरा अधिकार है। फिर यह जिस्म क्या चीज़ है? लेकिन वह क्या है ना, मृत्युंजय रनावत इतना फालतू नहीं और ना ही उसका जुनून इतना सस्ता है कि तुम जैसे सरेंडर कर दे और मैं अपना होश खो दूँ। नैना की मुठ्ठियाँ भींच गई। इस वक्त उसे गुस्सा मृत्युंजय से ज़्यादा खुद पर आ रहा था। वह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि जिस इंसान ने उसका परिवार छीना, जिसने उसकी आज़ादी छीन लिया, उसके एक स्पर्श से उसका दिल उसके ही खिलाफ कैसे हो सकता था? वह खुद को गुनहगार महसूस कर रही थी। उसकी आंखों से बेबसी के आंसू बह निकले। उसे अपनी लाचारी पर रोना आ रहा था। मृत्युंजय तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा,
तुम जैसी लड़कियां तो मृत्युंजय रनावत के बिस्तर तक पहुंचने के लिए तरसती है, लेकिन मैं उन्हें देखना भी बर्दाश्त नहीं करता। तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ तुमसे प्यार करने के लिए मरा जा रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाना चाहता था कि मेरे साथ खेलने का अंजाम क्या होता है। आइंदा मेरे साथ यह घटिया दिमागी खेल खेलने की कोशिश मत करना। नैना के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आई। हो सकता है कि तुम्हारे बिस्तर तक आने के लिए बहुत सारी लड़कियां तरसती हो मिस्टर रनावत, पर याद रखना मैं नैना रघुवंशी हूँ, कोई भी ऐसी वैसी लड़की नहीं। तुम मुझे कभी हासिल नहीं कर सकते। मृत्युंजय के होठों पर एक ठंडी खतरनाक मुस्कान फैल गई। वो धीमे लेकिन जहरीले लहजे में बोला, बहुत गुरूर है ना, बहुत घमंड है ना। कहीं ऐसा ना हो कि जब यह टूटे तो तुम खुद को सबसे हरा हुआ महसूस करो। इतना कहकर वह तेजी से मुड़ा और बड़े बड़े कदमों से बाथरूम की तरफ बढ़ गया और दरवाज़ा इतनी जोर से बंद किया कि पूरा कमरा दहल उठा। नैना का वहां दम घुटने लगा था। उसे लग रहा था जैसे वह कमरा नहीं बल्कि एक पिंजरा है जहां हर पल उसकी आत्मा को कुचला जा रहा था। वह एक पल भी अब उस खामोश तनाव के बीच नहीं रहना चाहती थी। उसने अपनी साड़ी का पल्लू संभाला और नंगे पांव ही कमरे से बाहर निकलकर सीधे टेरेस की तरफ भाग गई। ऊपर आसमान में चांद आधा था और हवा बर्फीली थी, लेकिन नैना को उस ठंडक की जरूरत थी। वह रेलिंग के पास जाकर खड़ी हो गई और गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसकी आंखों से अब गुस्से के आंसू बह रहे थे। वह खुद से बुदबुदाते हुए, क्यों क्यों मेरा दिल उसकी बातों पर धड़का, क्यों मैं कमजोर पड़ गई। वह शैतान है, उसने मेरी हस्ती मिटा दी और मैं उसे खुद को छूने दे रही थी। वह अपनी कलाई को सहलाने लगी जहां मृत्युंजय की उंगलियों का लाल निशान अभी भी छपे हुए थे। वह वहीं खड़ी अपनी तकदीर को कोस रही थी। नफरत है मुझे, सिर्फ और सिर्फ नफरत है मृत्युंजय रनावत से, और आज उससे भी ज़्यादा मुझे खुद से नफरत हो रही है। कैसे कैसे मैं उस इंसान के सामने इतनी कमज़ोर पड़ सकती हूँ। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और ठंडी हवा को अपने फेफड़े में भरने लगी। उसने अपने मन को पत्थर बनाने की ठान ली। नहीं नैना, शांत हो जाओ। उसकी बातों को अपने ऊपर असर नहीं होने देना है। वह जो कुछ भी था बस एक पल की कमजोरी थी। उसे उसकी जिद मत बनने दो। दूसरी ओर अदिति के छोटे से रसोई घर में मसालों की खुशबू तो थी, पर हवाओं में नैना की कमी का बोझ भारी था। वह रोटियां बेल रही थी, पर उसका मन रनावत मेंशन में ही था। वो खुद से बुदबुदाते हुए, मेरी नैना, एक पल नहीं बीतता था जब हम साथ नहीं होते थे, और आज मिली भी तो बस 2-3 मिनट के लिए। ऐसा क्या छुपा रही है तू? क्यों उस जल्लाद मृत्युंजय रनावत से शादी कर ली? मैंने फ़ोन तो पहुंचा दिया है, पर अब तक कोई घंटी नहीं बजी। कहीं उस शैतान ने तुझे फिर से किसी मुसीबत में तो नहीं डाल दिया? देहरादून में क्या हमारे दिन थे, आज़ाद और खुश थे, लेकिन भोपाल आते ही हम सबकी ज़िंदगी उलझ के रह गई, सिर्फ और सिर्फ उस मृत्युंजय रनावत की वजह से। मेरा बस चले तो उसका गला घोट दूँ। एक समय था जब मैं इस एमजे की फ़ैन थी, लेकिन अब तो बेइंतहा नफरत होती है। जिसने मुझसे मेरी नैना को छीन लिया और मेरी नैना से उसका परिवार और उसकी आज़ादी। वह एक गहरी सांस लेकर डिनर की थाली सजाती है और कमरे में जाती है। अदिति बोली, माँ चलिए खाना खा लीजिए। सरला जी जो बिस्तर पर बैठी अदिति के चेहरे को पढ़ रही थी, उन्होंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और पूछी, क्या बात है अदिति, तू बहुत परेशान लग रही है बेटा। यह चिंता की लकीरें तेरी उम्र की लड़कियों के चेहरे पर अच्छी नहीं लगती। अदिति बोली, चिंता तो होगी ना माँ, इतना कुछ हो गया और अब आपकी तबीयत भी। मैं सोच रही हूँ कोई जॉब ढूंढ लूँ। वीर और सौरभ भाई पैसे तो भेजते हैं, पर अपना काम रहेगा तो मन लगा रहेगा और हम किसी पर बोझ भी नहीं रहेंगे। सरला जी ने मंद मुस्कान के साथ अदिति का माथा चूमा और बोली, बेटा जॉब की फिक्र छोड़, मैं तेरी फ़ोटो एक मैट्रिमोनियल साइट पर डाल दी है। मैं चाहती हूँ कि तू जल्द से जल्द शादी कर ले। अदिति के हाथ में निवाला रुक गया और उसकी भवें तन गई। क्या शादी?
माँ, आप ये क्या कह रही हैं? अभी मेरी उम्र ही क्या है? और अगर मैं शादी करके चली गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा? मुझे अभी कैरियर बनाना है, आपका ख्याल रखना है, शादी का बोझ नहीं उठाना। सरला जी आवाज़ में थोड़ी सख्ती लाते हुए बोली, देख बेटा, मेरी तबीयत का कोई ठिकाना नहीं है। तू 18 साल बाद मेरे पास लौटी है। मैं भी तुझे दूर नहीं करना चाहती हूँ, पर वक्त और हालात देखा नहीं। नैना, हमारी बच्ची के साथ क्या हुआ? किसने सोचा था कि वह उस घर की बहू बनेगी? मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी तू एक अच्छे घर में सेटल हो जाए। बस अब कोई ना नुकुर नहीं सुनना मुझे। अदिति ने देखा कि उसकी माँ की आंखों में डर और ममता दोनों थे। उसने एक गहरी सांस ली। उसे पता था कि माँ से बहस करना उनकी तबीयत खराब करना होगा। वह बोली, ठीक है माँ, मैं शादी कर लूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। लड़का जो भी मिले उसे सिर्फ मुझे नहीं, आपको भी अपने साथ रखना होगा। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अगर उसे मंजूर होगा तभी मैं मंडप में बैठूंगी। सरला जी मुस्कुरा दी और उसके माथे को सहलाते हुए ममता भरी आवाज में बोली, पागल लड़की, कुछ भी बोलती है। मैं तो बस तुझे खुश देखना चाहती हूँ। अदिति ने बस एक फीकी मुस्कान दी। उसी वक्त रघुवंशी विला के एक आलीशान लेकिन अब खामोश कमरे में नैरा अपनी खिड़की के पास बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके गालों पर सूख चुके थे। तभी उसकी भाभी काव्या अंदर आई और नैरा का उतरा हुआ चेहरा देखकर ठिठक गई और वो घबराते हुए पूछी, क्या बात है नैरा, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? सारा रूम वैसे ही बिखरा हुआ है, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? नैरा ने एक गहरी और भारी सांस ली, जैसे उसके सीने पर पत्थर रखा हो। उदास ना हो तो क्या हो भाभी, हमारे घर का माहौल कितना टॉक्सिक हो गया है। नैना के जाने के बाद जैसे घर की रौनक ही खत्म हो गई है। कोई किसी से तमीज से बात तक नहीं करता। सब अपने अपने गुस्से और अहंकार में जल रहे हैं। काव्या खामोश रही क्योंकि वह जानती थी कि नैरा सच कह रही है। दोनों भाई बस नैना को वापस लाने के जुनून में पागल है। दादाजी अब ज्यादातर अपने कमरे में ही बंद रहते हैं। त्रिशा बुआ भी अब हमारे साथ नहीं बैठती। मॉम और डैड अपने ही अलग दुनिया में खोए हैं। अदिति भी साथ थी, पर आंटी की तबीयत खराब होने की वजह से वो भी वहाँ बिजी हो गई है। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ भाभी, बहुत अकेली। उसने अपना मोबाइल बेड पर पटक दिया और बेबसी से बोली, घंटों मोबाइल में लगी रहती हूँ, पर अपनों की जो कमी खलती है ना, उसका कोई इलाज नहीं है। इससे अच्छा तो लंदन ही था, कम से कम वहाँ ये घुटन तो नहीं थी। कभी कभी सोचती हूँ कि काश वापस चली जाती, लेकिन जानती हूँ कि अब इस हालात में मुझे वहाँ जाने की परमिशन कोई नहीं देगा। काव्या उसके आंसू पोंछते हुए बड़े प्यार से बोली, मैं हूँ ना, आप और मैं मिलकर घंटों बातें करेंगे। वैसे भी हमारे पास गॉसिप करने के लिए बहुत कुछ है। नैरा के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आई थी कि तभी दरवाजे पर सौर और वीर खड़े दिखाई दिए। उन्होंने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी और अपनी छोटी बहन का अकेलापन जानकर उनकी आंखें नम हो गई थी। दोनों कमरे के अंदर आए। नैरा ने जैसे ही अपने भाइयों को देखा, वह दौड़कर उनके गले लग गई और फिर से सुबकने लगी। सौर और वीर ने उसे अपने सीने से लगा लिया। सौर नैरा के माथे को चूमते हुए, हमारी बहन अकेली कैसे हो सकती है, हम हैं ना, और आप खुद को बोर होने ही क्यों देती हैं? इस घर के बंद माहौल में बैठने से अच्छा है बाहर निकलो, नई सहेलियां बनाओ, शॉपिंग करो, कुछ नया सीखो। आप और अदिति घर के टॉक्सिक माहौल के बारे में मत सोचिए। वहीं वीर नैरा के आंसू पोंछते हुए कहा, और ये उदासी बस कुछ ही वक्त की है। गुड़िया, कल हम दोनों रनावत मेंशन जाएंगे और नैना को वहाँ से वापस लेकर ही आएंगे। फिर देखना, इस घर में पहले जैसी खुशियाँ होगी। और जब एक बार हमारी नैना यहाँ आ जाए, फिर हम सब एक लंबे टूर के लिए निकल जाएंगे। मैं, भाई, काव्या भाभी, तू, नैना और अदिति, हम सब इस शहर से बहुत दूर चले जाएंगे, जहाँ न किसी बड़े की पाबंदी होगी, न किसी का कठोर शासन, और ना ही ये घुटन भरा माहौल। नैरा ने भावुक होकर अपने दोनों भाइयों को कसकर गले लगा लिया। काव्या भी यह मंजर देखकर अपने आंसू रोक नहीं पाई। सौर्य ने काव्या को भी पास बुलाया और उसे भी अपने आगोश में ले लिया। कमरे के बाहर से एक कोने में रणविजय जी और मीरा जी खड़े यह सब देख रहे थे, तो दूसरी तरफ त्रिशा खड़ी थी।
उन तीनों की आंखों में भी आंसू थे। मीरा जी ने रणविजय जी से धीरे से बोली, शुक्र है कि हमारे बच्चों में इतनी बॉन्डिंग है। भगवान करे कि इनके इस अटूट रिश्ते में कभी दरार ना आए। हमारे बच्चे बस ऐसे ही एक दूसरे की ढाल बनकर खड़े रहे और साथ में खुश रहे। रणविजय जी ने कुछ कहा नहीं, पर उनके मन में बस लेटर की बातें घूम रही थी। उन्हें डर था कि कल जब यह दोनों भाई रनावत मेंशन पहुंचेंगे तो मृत्युंजय का सामना कैसे करेंगे। वही नैना अब तक टेरेस पर ही खड़ी थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वापस कमरे में जाए। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश करते हुए अचानक उसे अपनी साड़ी के पल्लू में बंधे उस भारीपन का एहसास हुआ। उसने कांपते हाथों से पल्लू की गिरह खोली और रणविजय जी का वह लेटर निकाला। अभी उसने पहला शब्द पढ़ा ही था कि सन्नाटे को चीरती हुई एक भारी आवाज उसके कानों से टकराई। नैना ने झटके से अपने आंसू पोंछे और उस लेटर को अपनी साड़ी के पल्लू में छिपा लिया। पलटकर देखा तो सामने अगस्त्य खड़ा था। वह आज रनावत मेंशन में ही रुक गया था। नैना एक फीकी और बनावटी मुस्कान के साथ पूछी, आप अभी तक सोए नहीं? काफी रात हो गई है। अगस्त्य धीरे धीरे चलकर उसके पास आया और रेलिंग के सहारे खड़ा होकर दूर क्षितिज को देखने लगा। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। वह बोला, सोई तो आप भी नहीं है भाभी, और मुझे नहीं लगता कि नींद आपकी आंखों के आसपास भटक भी रही है। नैना खामोश रही। अगस्त्य ने मुड़कर उसकी ओर देखा। वह देख सकता था उसका मायूस और उतरा हुआ चेहरा। कभी कभी अपने दिल का बोझ अपनों के साथ हल्का कर लेना चाहिए। आप चाहे तो मुझे अपना भाई या दोस्त मान सकती हैं, मुझे अच्छा लगेगा। नैना ने एक कड़वी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और बोली, कह देने भर से क्या रिश्ते बन जाते हैं? यदि बन जाते तो बात ही क्या थी? थोड़ा सोच समझ कर बोलो। अगर मैंने सच में तुम्हें अपना भाई मान लिया तो तुम्हारी वफादारी तुम्हारे उस ग्रेट एमजे के प्रति खत्म हो जाएगी। और मैं नैना रघुवंशी जबरदस्ती के रिश्ते जोड़ने में यकीन नहीं रखती। अगस्त्य के चेहरे पर एक समझदारी भरी मुस्कान आई। उसने अपनी नज़रों को नैना की नज़रों से मिलाया। जानता हूँ कि आपको मुझ पर यकीन नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। आखिर मैं आपके पति का वो दोस्त हूँ जिसकी वफादारी शायद मेरी मौत के साथ ही खत्म होगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर मेरी वफादारी उसके प्रति है तो उसकी पत्नी होने के नाते उतनी ही वफादारी आपके प्रति भी है। और रही बात रिश्तों की, तो कुछ रिश्ते हालात जोड़ देते हैं जिन्हें हम बाद में ज़बरदस्ती का नाम दे देते हैं। नैना झुंझुलाते हुए बोली, मुझे इन पहेलियों में उलझने का शौक नहीं है। तुम्हारे उस दोस्त ने मेरी पूरी लाइफ तहस नहस कर दी। मुझसे ज़बरदस्ती शादी की, मेरे कुणाल को मोहरा बनाकर। पर मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ? तुम तो जानते भी नहीं होगे कि कुणाल कौन है। अगस्त्य बड़ी शांति से बोला, मैं कुणाल को जानता हूँ। नैना स्तन रह गई। उसकी आंखें फैल गई। क्या तुम कुणाल को जानते हो? पर कैसे? अगस्त्य उसे बताना चाह रहा था कि कुणाल उसका भाई है, लेकिन यह शायद सही समय नहीं था, इसलिए वो खामोश हो गया। बोलो, चुप क्यों हो गए? कैसे जानते हो मेरे कुणाल को? क्या उस दिन जब मृत्युंजय ने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की तुम वहीं मौजूद थे? नैना ने जैसे खुद ही जवाब ढूंढ लिया और उसकी आवाज़ में नफरत और बढ़ गई। हाँ, जरूर होगे। आखिर तुम अपने उस दोस्त की परछाई जो ठहरे, सब कुछ जानते होगे तुम। मुझे तो लगता है कि तुमने अपने दोस्त के हर गुनाह में उसका बराबर साथ दिया है ना? कुणाल को किडनैप करने से लेकर मुझे बर्बाद करने तक हर चीज़ में तुम शामिल हो गए। अगस्त्य गहरी सांस लेकर बोला, सही कहा आपने। मैं एमजे के हर फैसले में उसके साथ खड़ा रहता हूँ। वह गलत हो या सही मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सवाल नहीं करता, क्योंकि मुझे खुद से ज़्यादा अपने दोस्त पर भरोसा है। मैं उसके बारे में आपको जो भी समझाऊंगा आप यकीन नहीं करेंगी, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे हैं। लेकिन एक बार अपने दिल से पूछिए तो सही, यह जो आप बार बार कहती हैं ना, मेरा कुणाल मेरा कुणाल, क्या सच में आप उससे मोहब्बत करती थी? नैना सन रह गई, जिससे किसी ने उसकी रूह को झकझोर दिया हो। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह बस सवालिया नज़रों से अगस्त्य को देखती रही। अगस्त्य धीमी आवाज़ में मुस्कुराते हुए बोला, मतलब साफ है भाभी, जो बात आप खुद को समझाना नहीं चाहती, जिस दिन आपको उसका एहसास होगा
उस दिन आपको मेरी बातें समझ आएगी। आप मुझे भाई माने या ना माने, पर मैं आपको अपनी बहन और दोस्त मानता हूँ। उसकी नज़र अचानक नैना की मुट्ठी में दबे उस लेटर पर गई। नैना घबरा गई, पर अगस्त्य ने उसे सुकून दिया। आराम से पढ़ लीजिए, शायद उस लड़की से आपका कोई गहरा रिश्ता है जो इस मेंशन में काम वाली बनकर आई थी। नैना का चेहरा डर के मारे सफ़ेद पड़ गया। अगस्त्य ने कहा, फिक्र मत कीजिए, मैं आपसे जुड़ी कोई भी बात एमजी से नहीं कहूँगा। इतना भरोसा आप मुझ पर रख सकती हैं। यह अगस्त्य का वादा है और मैं कभी अपना वादा नहीं तोड़ता। वह जैसे ही मुड़कर जाने लगा, नैना बोली, हाँ, वह जो कामवाली के भेष में मुझसे मिलने आई थी, वो मेरी दोस्त अदिति है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। प्लीज़ उसके बारे में अपने दोस्त को कुछ मत बताना। वह देहरादून में मेरे साथ थी, मेरी जान है वह। अगस्त्य रुका, उसके चेहरे पर एक गहरी और रहस्यमयी मुस्कान आई। उसने बिना मुड़े बस सिर झुकाया। गुड नाइट भाभी। छत की ठंडी हवाओं के बीच नैना ने उस लेटर को एक बार फिर पढ़ा। रणविजय जी के लिखे एक एक शब्द उसकी रूह को छलनी कर रहे थे। वो काफ़ी देर तक वहीं खड़ी रही, अपनी किस्मत पर रोती रही, लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस ली, अपने आंसुओं को पोंछकर खुद को संभाला और दबे कदमों से कमरे के अंदर दाखिल हुई। कमरे में मध्यम रोशनी थी, चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। उसने अपनी नज़रें बेड की तरफ घुमाई, जहां मृत्युंजय गहरी नींद में सो चुका था। नैना ने उस लेटर को तकिए के नीचे सुरक्षित छुपाया और फिर धीरे से सोफे पर लेट गई। वहीं अगस्त्य ने जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, उसकी मुस्कान पूरे चेहरे पर फैल गई। वह बिस्तर पर लेटकर छत की तरफ देखते हुए बुदबुदाया, अदिति, मेरी प्यारी छिपकली, तो तुम नैना भाभी की दोस्त हो। उसने फौरन अपना लैपटॉप खोला। अब उसका मिशन शुरू हुआ। वो किसी प्रोफेशनल जासूस की तरह सोशल मीडिया पर अदिति के निशान ढूंढने लगे। अदिति देहरादून लॉ कॉलेज, नैना फ्रेंड लिस्ट। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही थी। एक के बाद एक प्रोफाइल रिजेक्ट होती गई। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत और आंखों में दर्द के बाद अचानक एक तस्वीर पर उसकी नज़र ठहर गई। वह उछलते हुए, मिल गई, यही है मेरी छिपकली। स्क्रीन पर अदिति के एक सेल्फी थी, जिसमें वो बड़े मजे से पाउट बनाकर कैमरे को घूर रही थी। अगस्त्य हंसते हुए, बाप रे, यह तो फोटो में भी मुझे डरा रही है। इतनी सी जान और इतना गुस्सा, लेकिन फिक्र नहीं, अब मैं सब संभाल लूंगा। अगस्त्य का हाथ ऐड फ्रेंड बटन की तरफ बढ़ा, पर वह अचानक रुक गया। उसने अपना हाथ खींच लिया और खुद से बोला, नहीं नहीं, अगर मेरी छिपकली को पता चला कि यह मैं हूँ, तो यह कभी मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी, उल्टा मुझे ब्लॉक ही कर देगी। उसने अपना दिमाग दौड़ाया और झटपट एक फेक प्रोफाइल बनाई। प्रोफाइल बनाने के बाद उसने धड़कते दिल के साथ अदिति को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, बस एक बार मेरी छिपकली रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले। फिर एक गहरी और सुकून भरी सांस लेकर उसने लैपटॉप बंद किया और बस अपनी छिपकली के ख्वाबों में डूब गया और सो गया। सुबह की रोशनी के साथ ही रनौत मेंशन के भारी लोहे के गेट पर शोर शराबा बढ़ता ही जा रहा था। तभी मृत्युंजय अपने जिम एरिया से बाहर निकला। पसीने से भींगा बदन, गले में तौलिया और आंखों में वही पुरानी क्रूरता। बाहर का नजारा देख उसके चेहरे पर एक सातिर मुस्कान खिल गई। उसने बड़े इत्मीनान से अपने दोनों हाथ पतलून की जेब में डाले और टहलते हुए बाहर आया। बाहर सौर और वीर गुस्से से तमतमाए हुए खड़े थे, जिन्हें गार्ड्स ने रोक रखा था। उनके ठीक बगल में पुलिस कमिश्नर अपनी टीम के साथ मौजूद थे। मृत्युंजय ने लापरवाही से अपनी बाहों को अंगड़ाई देते हुए एक लंबी सांस ली और ठंडे लहजे में बोला, ये सुबह सुबह क्या तमाशा बना रखा है। रनावत मेंशन के बाहर इतनी भीड़ शोभा नहीं देती। जैसे ही सौर और वीर की नजरें उस पर पड़ी, उनका खून खौल उठा। वे गुस्से से तिल मिला उठे। सौर दहाड़ते हुए, मृत्युंजय, हमें अपनी बहन से मिलना है। अपने इन पालतू कुत्तों को बोलो कि पीछे हटे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मृत्युंजय ने एक हल्का सा इशारा किया और उसके गार्ड्स फौरन पीछे हट गए। वह एक कदम आगे बढ़ा और तंज कसते हुए बोला, अरे अरे साले साहब, सुबह सुबह अपनी बहन के ससुराल में इस कदर हंगामा करना आपको अच्छा लगता है क्या? और क्या मुझे अंजाम की धमकी दे रहे हैं? मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और साथ में पुलिस कमिश्नर, वाह, एक बार प्यार से कहा होता तो मैं मना थोड़ी करता।
लेकिन अब मेरा मूड बदल गया है। उसकी आवाज़ अब और भी ज़्यादा जहरीली हो गई। तुम दोनों को इस तरह से मेरे घर में घुसने की इजाज़त नहीं है। जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस लौट जाओ। वीर ने अपना आपा खो दिया और तेजी से आगे बढ़ते हुए बोला, मृत्युंजय रनावत, अपनी जबान को लगाम दो। मैं अपनी बहन नैना से मिले बिना यहाँ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाला। कमिश्नर साहब, बात कीजिए इससे। बेचारा कमिश्नर, वह रनावत और रघुवंशी दोनों खानदानों की ताकत और उनकी दुश्मनी से अच्छी तरह वाकिफ था। वह तो बस इन 2 पाटों के बीच में बुरी तरह पिस रहा था। उसने एक गहरी सांस ली, वर्दी ठीक की और थोड़ा आगे बढ़कर बोला, मिस्टर रनावत, बात को समझिए। मामला पेचीदा है। इनके पास लीगल नोटिस है और कानून के मुताबिक इन्हें अपनी बहन से मिलने का पूरा हक है। बेहतर होगा कि आप सहयोग करें और इन्हें अंदर आने दें। मृत्युंजय की आंखों में एक खतरनाक चमक चमकी। उसने कमिश्नर के हाथ में मौजूद उस लीगल नोटिस को देखा और बड़े तिरस्कार के साथ बोला, कमिश्नर साहब, यह कानून की धमकी किसी और को दीजिएगा। भूलिए मत कि आपके सामने कौन खड़ा है। मैं खुद कानून बनाना जानता हूँ। बेहतर होगा कि आप चुपचाप यहाँ से निकल जाए। कमिश्नर की बोलती बंद हो गई। शौर्य अच्छी तरह से जानता था कि वीर का गुस्सा इस वक्त ज्वालामुखी बना हुआ है और वह कुछ भी कर बैठेगा जिससे नैना की मुश्किलें बढ़ सकती है। इसलिए उसने वीर का हाथ पकड़ा और खुद एक कदम आगे बढ़कर बड़े धैर्य और संयम के साथ बोला, मृत्युंजय, बस एक बार, सिर्फ एक बार हम अपनी बहन से मिलना चाहते हैं। हम उसे देख लेंगे कि वो ठीक है, फिर हम यहाँ से फौरन चले जाएंगे। प्लीज़ हमें उससे मिलने दो। कमिश्नर ने भी राहत की सांस ली और विनती भरे लहजे में कहा, मिस्टर रनावत, बात मान लीजिए। मेरी नौकरी का सवाल है। आप बस थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए ताकि मामला यहीं रफा दफा हो जाए। मृत्युंजय ने कुछ पल खामोश रहकर शौर्य की आंखों में देखा, फिर एक सर्द मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, तुम्हारी विनती और कमिश्नर साहब की नौकरी की खातिर तुम दोनों को अपनी बहन से मिलने की इजाज़त देता हूँ। कमिश्नर साहब, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। बेचारा कमिश्नर वहाँ से तुरंत रवाना हो गया। मृत्युंजय सौर और वीर को लेकर मेंशन के अंदर दाखिल हुआ और उन्हें हॉल में सोफे पर बैठने का इशारा किया। हॉल में बैठे विक्रम जी, गौरी जी, मेघा और सुलक्षणा जी उन दोनों को देखकर दंग रह गए। माहौल में अचानक भारी तनाव फैल गया। मृत्युंजय ऊंची आवाज में बोला, आप लोग निश्चिंत रहिए। ये दोनों यहाँ तमाशा करने नहीं बल्कि अपनी लाडली बहन से मिलने आए हैं। मृत्युंजय की बात सुनकर घर का कोई सदस्य कुछ नहीं बोला और वहां से हटकर अपने अपने कमरे में चले गए। मृत्युंजय वहां से पलटा और तेज कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ा। कमरे का दरवाजा खोलकर जैसे वो अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा कि नैना अभी अभी वॉशरूम से बाहर निकली थी। नैना इस वक्त पीले रंग की साड़ी में लिपटी हुई थी। गीले बाल उसकी पीठ पर बिखरे थे और चेहरे पर नेचुरल निखार थी। वह इतनी सादगी में भी गजब की खूबसूरत लग रही थी। एक पल के लिए तो मृत्युंजय की नजरें भी उस पर ठहर गई, लेकिन नैना ने उसे पूरी तरह नज़रअंदाज किया और आईने के सामने जाकर अपने बाल सुलझाने लगी। मृत्युंजय को उसका इग्नोर किया जाना बर्दाश्त नहीं हुआ। वो दबे पांव उसके पास आया और ठीक उसके पीछे साए की तरह खड़ा हो गया और ठंडी और भारी आवाज में बोला, मुझे इग्नोर करने की जुर्रत कर रही हो? नैना आईने में उसे देखते हुए बेरुखी से बोली, मैं चाहकर भी तुम्हें कैसे इग्नोर कर सकती हूँ मिस्टर रनावत, और करना भी चाहे तो तुम कहाँ मुझे करने दोगे? मेरे मालिक हो और मैं तुम्हारी खरीदी हुई गुलाम। ऐसे शब्दों से मुझे नवाजोगे? मृत्युंजय के चेहरे पर एक सातिर मुस्कान खिल गई। वह नैना के और करीब झुका। बिल्कुल सही कहा, और एक गुलाम का काम होता है अपने मालिक की सेवा करना और उसके इशारों पर नाचना। वैसे बाहर तुम्हारे दोनों भाई आए हैं तुमसे मिलने। यह सुनते ही नैना के हाथ जो कंघी चला रहे थे बीच में ही ठहर गए। उसकी आंखों में दर्द से भरे आंसू आ गए। वह भराई आवाज में बोली, क्या मेरे भाई आए हैं? वो मुझसे मिलने आए हैं? नैना खुशी के मारे सब कुछ भूलकर जैसे ही दरवाजे की तरफ जाने की हुई, मृत्युंजय ने बिजली की फुर्ती से उसकी कलाई थाम ली और उसे झटके से अपनी ओर खींच लिया। नैना सीधे उसके सख्त सीने से जा टकराई। नैना की आंखों में आंखें डालकर वो खौफनाक लहजे में बोला, इतनी जल्दी क्या है स्वीटहार्ट? बेशक तुम उनसे मिलने जाओ, लेकिन मेरी एक शर्त है।
नैना के चेहरे पर सवालिया भाव आ गए। मृत्युंजय ने आगे कहा, तुम्हें उनके सामने एक मजबूर नौकरानी की तरह पेश आना होगा। उन्हें यह दिखना चाहिए कि तुम इस घर की बहू नहीं बल्कि एक मामूली नौकर हो जिस पर मैं बेइंतहा जुल्म करता हूँ। नैना की आंखों में गुस्सा और हैरानी एक साथ उभरी। मृत्युंजय ने कहा, तुम्हारे चेहरे पर मायूसी और आंखों में डर होना चाहिए। उन्हें यकीन हो जाना चाहिए कि उनकी बहन यहाँ नर्क में जी रही है। अगर तुमने ये एक्टिंग नहीं की या उनके सामने जरा भी खुश दिखने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा जिसे तुम अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल पाओगी। अब जाओ और अपने भाइयों का दिल चीर कर रख दो। नैना की आंखों में नफरत की ज्वाला धधक रही थी। वह गुस्से से बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन गिदर भभकियों से डर जाऊंगी? मैं तुम्हारी किसी पनिशमेंट से नहीं डरती। तुम्हें जो करना है कर लो, पर मैं तुम्हारी कठपुतली नहीं बनूंगी। मृत्युंजय एक पल के लिए रुका। उसने बड़े इत्मीनान से नैना के चेहरे को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे उसके अंदर तक झांकने की कोशिश कर रहा हो। फिर वह धीरे से उसके कान के पास झुका। बात तो तुम सही कह रही हो स्वीटहार्ट, तुम अब मेरी सजाओं से नहीं डरती, लेकिन स्वीटहार्ट अपने उन भाइयों के लिए तो डरती हो ना जो बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नैना का चेहरा गुस्से और खिज से भर गया। वह अपनी मुट्ठियां भिजकर उसे देखने लगी। मृत्युंजय ने कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो वो लोग यहाँ रनावत मेंशन से तो सही सलामत निकलेंगे, लेकिन शायद रघुवंशी विला कभी सही सलामत पहुँच ना पाए। रास्ते बहुत लंबे और सुनसान होते हैं और हादसे किसी के साथ भी हो सकते हैं। यह सुनते ही नैना के बदन में बिजली सी दौड़ गई। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी कस ली कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में गड़ने लगे। उसने दांत पिसते हुए मृत्युंजय के कॉलर को पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। मिस्टर मृत्युंजय रनावत, याद रखना, नैना रघुवंशी अपने शरीर पर 100 जख्म बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अगर तुमने मेरे भाइयों को खरोच तक पहुंचाने की कोशिश की ना तो कसम है मुझे महाकाल का, कहर बनकर टूटूंगी तुम पर और तुम्हारे इस पूरे रनावत खानदान पर। मैं तुम्हारा वजूद मिटा दूंगी। मृत्युंजय के चेहरे पर खौफनाक और रहस्यमयी मुस्कान आई। उसने नैना का हाथ अपने कॉलर से बड़े आराम से हटाया। बेशक मुझे तुम्हारे उस कहर का इंतजार रहेगा, लेकिन फिलहाल जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसा ही करो। एक्टिंग दमदार होनी चाहिए। इतना कहकर वह एक विजयी मुस्कान के साथ कमरे से बाहर निकल गया, नैना को उसकी बेबसी और नफरत के साथ अकेला छोड़कर। मृत्युंजय बड़े ही इत्मीनान से शौर्य और वीर के ठीक सामने वाले सोफे पर बैठ गया। हॉल में इस वक्त उन तीनों के अलावा और कोई नहीं था। शौर्य और वीर की आंखों से नफरत की चिंगारियां निकल रही थी, लेकिन मृत्युंजय के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। तभी सीढ़ियों से कदमों की आवाज गूंजी। शौर्य और वीर की नजरें तुरंत ऊपर उठी। नैना को देखते ही उनके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई और आंखों में आंसू भर आए। लेकिन नैना, वह तो जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में थी। उसने अपने भाइयों की तरफ देखा तक नहीं, जैसे कि वह वहाँ मौजूद ही ना हो। वह सीधे नीचे आई और किचन के पास खड़ी नौकरानी पर बरस पड़ी। नाश्ता रेडी हो गया। आप लोगों को पता है ना कि मिस्टर रनावत को सही वक्त पर नाश्ता चाहिए। मैं आज थोड़ी लेट क्या हुई? आप लोग तो बिल्कुल बेपरवाह हो गए। नौकरानी घबराकर बाहर आई और बोली, नाश्ता बस तैयार हो रहा है छोटी बहू। नैना उसे बीच में ही टोकते हुए, रहने दीजिए, आप जाइए यहाँ से। मैं अपने पति के लिए खुद नाश्ता तैयार करूँगी। उन्हें मेरे हाथ का नाश्ता छोड़कर किसी और के हाथ का स्वाद पसंद ही नहीं आता। मृत्युंजय की नजरें नैना पर गहरी हो गई। उसने नैना से कहा था कि वो एक बेबस नौकरानी की तरह पेश आए, लेकिन नैना तो पासा ही पलट दिया। वह एक आदर्श और प्यार करने वाली पत्नी का नाटक कर रही थी, जो मृत्युंजय की हर जरूरत का ख्याल रखती है। तभी दूसरी नौकरानी कॉफ़ी लेकर आई। नैना ने बड़े प्यार से कॉफ़ी की ट्रे अपने हाथों में ली और मृत्युंजय की तरफ बढ़ी। उसने एक बार भी मुड़कर अपने भाइयों को नहीं देखा। शौर्य और वीर का कलेजा फट रहा था। वीर, जो नैना को अपनी जान से ज़्यादा चाहता था, अपनी बहन की बेरुखी को देख अंदर से टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नैना ने मृत्युंजय के पास जाकर बड़े लाड से कॉफ़ी का कप उसकी ओर बढ़ाया और प्यार से बोली, सॉरी बेबी, आज मैं थोड़ी लेट क्या उठी। आप तो बिल्कुल बेपरवाह हो गए, मुझे जगा नहीं सकते थे। मैं जानती हूँ आपको मुझे सोते हुए से उठाना पसंद नहीं है,
लेकिन ऑफिस भी तो आपको टाइम पर जाना होता है और आप मेरे सिवा किसी और के हाथ का नाश्ता करते नहीं हैं। मुझे भी आपको अपने हाथों से खिलाने में जो खुशी मिलती है वो और कहीं नहीं। तब तक आप ये कॉफ़ी पीजिए, मैं तुरंत आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लाती हूँ। मृत्युंजय ने कॉफ़ी का कप पकड़ा, लेकिन उसकी आंखों में एक चेतावनी थी। उसने क्या कहा था और वो क्या कर रही थी। नैना ने उसे बेबी कहकर और सबके सामने इतना प्यार दिखाकर उसे ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया था जहां वो चाहकर भी गुस्सा नहीं कर पा रहा था। नैना जैसे ही किचन की ओर कदम बढ़ाने लगी, पीछे से वीर की कांपती हुई आवाज आई, गुड़िया। नैना के कदम वहीं जम गए। उसकी पीठ सौरवीर और मृत्युंजय की तरफ थी। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि पलकों की कोर पर आंसू आ चुके थे। वह जानती थी कि खुद को पत्थर बनाना कितना मुश्किल है, लेकिन वीर के मुंह से गुड़िया सुनते ही उसका कलेजा मुंह को आ गया था। तभी मृत्युंजय ने कॉफी का घुट भरते हुए बड़े ठंडे अंदाज में कहा, तुम्हारे भाई आए हैं स्वीटहार्ट, इनसे नहीं मिलोगी। नैना ने बहुत हिम्मत जुटाकर अपनी आंखों के आंसू पिए और एक गहरी सांस लेकर जबरदस्ती उनकी तरफ पलटी। क्या होगा आगे? आखिर नैना ऐसा क्यों कर रही है? और अब उसके साथ मृत्युंजय क्या करेगा? क्या सौर और वीर नैना को रनावत मेंशन से ले जाने में कामयाब होंगे, या कुछ ऐसा होगा जो हमेशा के लिए सब कुछ बदल देगा? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।